YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 9th की NCERT सब्जेक्ट जो हमने लिया है साइंस लिया है और उसका चैप्टर नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम आप लोग समझ गए हैं, लिखा हुआ है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाम से ही सब लोग समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल नए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो कौन होता है, सेल को कहा जाता है। सेल यानी कि कोशिका जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग सेल को ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल के कंपोनेंट्स देखेंगे, यानी कि सेल के अंदर दूसरे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको भी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। कोई भी चैप्टर हो उसको शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है इसका नाम कहाँ से आता है, कब इसकी शुरुआत हो रही है, इन चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप सभी को एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि सेल जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी। सेल को हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं कोशिका, तो पढ़ाने का तरीका दोनों ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पढ़ाएंगे। तो कोशिका जो है यानी कि सेल, इसकी अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1665 में, यानी कि 1665 में सेल को डिस्कवर किया गया था। और किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो सबसे पहले आपके नोट्स की जो पहली लाइन होगी उसमें आप लोग लिखोगे कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, अभी मैंने आपको बताया है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। और कब डिस्कवर किया था, इन 1665। इन 1665 के अंदर क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। 1665 से पहले ऐसा कोई भी नाम नहीं था कि भाई सेल नाम दिया जाएगा, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये किस तरीके से अस्तित्व में आया ये नाम, तो इसके बारे में सुनेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वाक्य है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि उस समय काल में जो माइक्रोस्कोप है वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। इतने ज़्यादा क्या, माइक्रोस्कोप मतलब थे ही नहीं। रॉबर्ट हुक ने अपने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से, यानी कि खुद का डिजाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप कहिए या फिर बोलिए कि एक सिंपल मैग्निफिकेशन डिवाइस थी। जैसा कि आप सब लोगों के पास लेंस होता है, उससे आप चीज़ों को जूम करके देखते हैं, तो उससे कुछ अच्छे तरीके की डिवाइस थी इनके पास, जो कि सेल्फ डिजाइन थी, इनके द्वारा बनाई गई थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क की स्लाइस को उस प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप या फिर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो इनको कुछ चीज दिखाई दी थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि सबसे पहले किस चीज को देखा था इन्होंने, कॉर्क को। तो आपको कॉर्क के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले इन्होंने कॉर्क नाम की एक चीज को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा था। अब यहां पर डिस्कस करेंगे कि कॉर्क क्या है। तो देखिए, ट्री होते हैं, ओक के जो ट्री होते हैं, वो पेड़ की जो छाल है, यानी कि तने के ऊपर जो छाल होती है, उस छाल का ही एक हिस्सा है कॉर्क। तो कॉर्क क्या है, पेड़ की छाल का एक हिस्सा है, यानी कि आप लोग बोलेंगे पार्ट ऑफ बार्क, यानी कि छाल का एक हिस्सा है कॉर्क। इसी की ही एक पतली सी स्लाइस को रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उस स्ट्रक्चर को देखा तो स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दी थी, तो देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए थे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जुड़े तो हुए हैं लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी है। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो रॉबर्ट हुक को देखने को मिलती है। और ये स्ट्रक्चर कैसी है, जो हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उस टाइप की ये स्ट्रक्चर है। और रॉबर्ट हुक ने इसी टाइप की ही स्ट्रक्चर देखी थी। और देखने पर पता लग रहा है कि हर एक स्ट्रक्चर जो है, जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, सब स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग क्यों है, ये है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की वजह से है। उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में जब पढ़ेंगे आप लोग समझ जाएंगे। अभी फिलहाल आप एक चीज समझेंगे कि रॉबर्ट हुक ने जब
स्लाइस को देखा, कोर की स्लाइस को देखा तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दी। छोटे छोटे इसमें कंपार्टमेंट थे, छोटे छोटे यानी कि कैबिन से इसके अंदर बने हुए थे। और इन्हीं कैबिन को, एक कैबिन को, हर एक कैबिन को रॉबर्ट हुक क्या नाम देता है? रॉबर्ट हुक ये नाम देता है सेल। तो इस तरीके से सेल का नाम जो अस्तित्व में आता है। सेल जो है वैसे देखिए लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। सेल एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। ए लिटिल रूम यानी कि एक छोटा कमरा। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया और उसका ये नाम दिया। यहां तक आप ये बात समझ गए हैं। उसके बाद देखिए 1665 के बाद इस डायरेक्शन में और भी कई महत्वपूर्ण खोजें हुई। जिस समय काल में ये सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था, एक बहुत ही छोटी सी खोज और एक महत्वहीन खोज को इसको नहीं माना जाता था। लेकिन बाद में आप लोग देखेंगे जिस तरीके से माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, हाई मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप का, और भी इस क्षेत्र के अंदर बारीकी से स्टडी की गई। तो आप अब समझ सकते हैं कि उनकी ये जो छोटी सी खोज थी साइंस के इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि देखिए इसके बारे में हम आज भी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर और कौन कौन से कार्य हुए। तो देखिए 1674 ईस्वी में 1674 के अंदर एक और साइंटिस्ट जिनका की नाम क्या है? लीवन हुक। लीवन हुक, और कब की बात है ये? 1674 की। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले किसी लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले किसी लिविंग सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया। और माइक्रोस्कोप कैसा था? जाहिर सी बात है कि माइक्रोस्कोप जो था वो और ज्यादा अच्छी मैग्निफिकेशन पावर का था। तो इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था, और मे भी वो कौन सी सेल थी? बैक्टीरिया को इन्होंने देखा था। लिखा हुआ आपकी बुक में कि जो पॉन्ड वाटर है उसके अंदर जो लिविंग सेल थी उनको देखा था। तो देखिए वो क्या हो सकती है? वो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो लिविंग सेल है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो लीवन हुक है 1674 में लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया। और माइक्रोस्कोप कैसा था? जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था उससे थोड़ा उन्नत किस्म का ये माइक्रोस्कोप था। उसके बाद इसी डायरेक्शन में देखिए 1831 के अंदर एक और साइंटिस्ट जिनका कि क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक बायोलॉजिस्ट, और कब की बात है? 1831 की बात है ये। तो इन्होंने क्या किया? सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्कवर किया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी सेल के अंदर, तो किसका नाम लिखेंगे आप? रॉबर्ट ब्राउन का लिखेंगे। और इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया। और न्यूक्लियस क्या है? देखिए सेल के अंदर ही एक डेंस पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। मान लीजिए ये सेल है हमारी, सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ठीक है। सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? इस टाइप की है। और जो वैसे यही नहीं है कि जरूरी इसी टाइप की होगी। अगर हम इंसानों का ही एग्जाम्पल ले तो सेल जो है बहुत से टाइप की मिलेगी आप लोगों को। जैसे कि नर्व जो सेल है हमारी, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ब्लड के अंदर आरबी की स्ट्रक्चर देखेंगे, आरबीसी की वो अलग मिलेगी, डब्ल्यूबीसी की अलग है, स्पर्म ओवम सबकी स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग होती है। तो फिक्स नहीं है स्ट्रक्चर, फिर भी एक बेसिक सी स्ट्रक्चर का डायग्राम है ये। और कौन सी स्ट्रक्चर है ये? एनिमल सेल हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एनिमल जो सेल है यहाँ पर, सेल के अंदर जो हमने ये बनाई है अभी आउटर लाइन, यानी कि इसका ये बाहर की कवरिंग है। और बाहर की कवरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि जो आउटर कवरिंग है ये क्या कर रही है? सेल के अंदर के कंपोनेंट को ये कवर करने का काम कर रही है। और उसके अलावा अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इसको अलग करती है। यहां पर जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया था कि हर एक सेल दूसरी सेल से बिल्कुल अलग अलग है। और किसकी वजह से है? सेल मेम्ब्रेन की वजह से अलग है। एक सेल को दूसरी सेल से अलग करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही बीचों बीच मेनली यहां पर एक और पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको ही न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी डिस्कवरी की थी।
उसके बाद देखिए न्यूक्लियस और साइट जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में यहां पर एक लिक्विड भरा रहता है। पूरे सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड को क्या नाम दिया जाता है? इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो इस तरीके से ये सेल की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है और भी इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए बनाया है कि ये जो न्यूक्लियस, ये जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। इसी डायरेक्शन में सेल की स्टडी में फिर नाम आता है, देखिए पुरकिंजे। पुरकिंजे एक बायोलॉजिस्ट, पुरकिंजे, इन्होंने क्या किया? 1839 के अंदर एक टर्म दी थी, एक शब्द का इन्होंने प्रतिपादन किया था जिसको कि क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो पुरकिंजे जो है इन्होंने 1839 में एक टर्म कॉइन की थी, कॉइन द टर्म, यानी कि एक नाम दिया था और वो नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये नाम दिया। और किसने दिया था? ये पुरकिंजे ने दिया था। अब डायग्राम के अंदर ये आप लोग देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो देखिए साइटोप्लाज्म आप लोग समझ गए हैं कि सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखिए ये पूरा न्यूक्लियस और सेल के अंदर जो भी दूसरे ऑर्गन मिल रहे हैं, ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन, इन सबको मिलाकर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज भरी हुई है, सब कुछ, न्यूक्लियस भी इसके अंदर इंक्लूड है, सब कुछ, इस पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ही कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? देखिए साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जबकि अगर आप लोग न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या है? और दूसरे ऑर्गन भी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सब। अब ये नाम पर आप ज्यादा जोर मत दीजिए, सिर्फ इतना ही समझिए कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म नाम है ये किसने दिया था? पुरकिंजे नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने दिया था। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इसी डायरेक्शन में ही दो अन्य साइंटिस्ट, जिनका कि क्या नाम है? स्लीडन और स्वान। स्लीडन और स्वान ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या क्या है? स्लीडन एंड स्वान। इन्होंने कब? 1838 और 39 के बीच, ठीक है, 1838-39 में क्या किया था? इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी, ये इन्होंने दी थी। अब सेल थ्योरी क्या चीज है? सेल थ्योरी यही है जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, कि सेल जो है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। तो इन्होंने भी यही बात कही थी किसके अंदर? अपनी सेल थ्योरी के अंदर। इनका क्या कहना था कि देखिए ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? जो लिविंग होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? पेड़ पौधे आ गए हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आ गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल, बैक्टीरिया, ये सब। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बाय सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको कहा जाता है। और किसमें कहा गया? ये द सेल थ्योरी के अंदर। और ये किसने दी है? स्लीडन और स्वान ने ये थ्योरी दी है। उसके बाद देखिए एक अन्य बायोलॉजिस्ट, जिनका कि क्या नाम है? वर्च्यू, और 1855 की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया था? इसी सेल थ्योरी को और ज्यादा इसका अपडेटेड वर्जन दिया था। इसके अंदर कुछ और चीजें बताई थी इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी सेल है वो कहां से अराइज होती है? अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। देखिए भाई, कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल कहां से आई है? तो अचानक से सेल नहीं आ गई है,
सेल जो है वो कहां से आई है, पहले से जो सेल है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी से ही क्या होती है, सेल की उत्पत्ति होती है। इस चीज को हम अभी लोग समझेंगे। तो पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि जो वर्च्यू है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया था कि द सेल कम्स फ्रॉम, यानी कि सेल आती है, कहां से आती है, कम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सेल जो है वो कहां से आएगी, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। समझेंगे इस चीज को हम लोग। देखिए जैसे कि ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेंगे या किसी का भी आप लोग एग्जांपल ले लीजिए ऑर्गेनिज्म का। इंसानों के अंदर जो नया बेबी होता है, जो नया बच्चा है, पूछेंगे कि भाई वो भी सेल से बना हुआ है, लेकिन जो सेल है वो कहां से आई है उसके अंदर। तो देखिए सेल जो है, आपको पता है कि जो मेल गैमेट है, जो इंसानों के अंदर जो मेल है वो गैमेट है, उसका क्या नाम है, उसको स्पर्म कहते हैं। और इसी के अंदर ही फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है वो क्या है, ओवम। अभी सिर्फ आप लोग नाम समझेंगे, ये चीजों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। आपको सिर्फ अभी ये समझना है कि मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवम होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट कहा जाता है, उसको जाइगोट कहा जाता है। और जाइगोट जो है ये क्या है, एक सेल होती है, ये सिंगल सेल होती है, एक सिर्फ और सिर्फ एक सेल होती है। बाद में देखिए इसी सेल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। जो सेल है वो डिवाइड होती है, एक सेल से 2 बनती है, 2 से 4, इस तरीके से डिवाइड होती रहती है, और उससे क्या होता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये चीज आप समझे ना कि सेल अब कहां से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है। जो जाइगोट बना है, जो नया बच्चा बना है, जो नई सेल है वो कहां से आ रही है, अपने पहले से ही एग्जिस्ट वाली सेल से आ रही है। ये दोनों भी सिंगुलर सेल ही है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2 सेल नहीं बनेगी, दोनों का न्यूक्लियस मिल जाता है और जाइगोट बनाता है, जो कि क्या है, एक सेल है। बाद में सेल डिवीजन होता है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होता है, बाद में डिवाइड होकर नई नई सेल्स जो है वो बनती रहती है। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखिए 1940 के अंदर, 1940 के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है इसका आविष्कार हुआ। इसके बाद इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी खोजें हुई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो सेल के अंदर की हर बारीक से बारीक चीज को डिस्कस किया गया है। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट है, सभी को ही बहुत ही अच्छी तरह इसकी स्टडी की जा चुकी है। ये हो गया। उसके बाद देखिए एक बुक के अंदर एक्टिविटी दी है आप लोगों को कि जो ओनियन होती है, जो प्याज होता है ना, उसका आप लोगों को, जो प्याज है इसका क्या देखना है आप लोगों को, इसके अंदर जो ओनियन पील है, ठीक है, ये प्याज है, मान लीजिए प्याज को जब आप लोग बीच में से काट देते हैं तो वो अलग अलग उसके क्या होते हैं, प्याज के पार्ट देखने को मिलेंगे, उनसे जुड़कर ही प्याज बनती है। तो उसके अंदर की साइड में, प्याज के अंदर की साइड के अंदर जो एक झिल्ली सी मिलती है, पतली सी, जिसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इसको आप जब लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आप लोगों को सेल जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखती है, जैसे कि सेल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, ठीक ऐसे ही जो प्याज की एपिडर्मिस है उसके अंदर भी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो भी पढ़ने का रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट